ज्वाइंट बैंक अकाउंट को लेकर के आरबीआई के द्वारा 7 नए नियम लागू किए गए हैं। आज के वीडियो में ज्वाइंट बैंक अकाउंट के बारे में पूरी तरीके से बात करने वाला हूं। अगर आपका अपने पति पत्नी, माता पिता, बच्चे या भाई बहन के साथ जो है किसी भी बैंक में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है और नहीं भी है तो भी इस वीडियो को देखिएगा ताकि समझ में आए कि ज्वाइंट बैंक अकाउंट से होता क्या है। हो सकता है आपका मम्मी पापा खाता खुलवाया हो सकता है आपका दादा दादी खुलवाया हो सकता है पिता पुत्र खुलवाया हो, पिता बेटी खुलवाया हो, है ना, ऐसा हो सकता है। तो इस वीडियो को या दो दोस्त मिल करके खुलवाया हो, समझ रहे हो। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करूंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग सिस्टम में जो है सुरक्षा और ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ज्वाइंट बैंक अकाउंट के नियमों में 7 बड़े बदलाव किए हैं। वो 7 बड़े बदलाव क्या हैं इस वीडियो में एक तरीके से बताने वाला हूं। साथियों देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोल लिया तो मेरा काम खत्म हो गया, समझ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आप लोग जो है यही चीज़ गलत सोचते हो, समझ रहे हो। आप लोग जानते होंगे कि गलत नॉमिनेशन चुनना, यानी कि नॉमिनी अगर गलत चुन लिए तो बाद में आपको परेशानी हो सकता है, या किसी भी मेंबर का अपने केवाईसी पेंडिंग आपका है ज्वाइंट बैंक अकाउंट में तो भी वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है, या बिना किसी सभी की सहमति से जो है आपने खाता बंद करने की कोशिश किया तो आपको कानूनी कार्रवाई और टैक्स से बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं बात करूंगा। आज के वीडियो में आरबीआई के जो 7 नए नियम है हर ज्वाइंट बैंक अकाउंट होल्डर को तुरंत जानना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो में एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए साथियों, यहाँ पे सबसे पहला है मल्टीपल नॉमिनी, जो कि अप टू डेट 4 नॉमिनी यहाँ पे नया नियम भारत सरकार के द्वारा बना है, जो कि ये आपको जानना पड़ेगा। देखिए, पहले अगर आपका ज्वाइंट बैंक अकाउंट था तो अब केवल किसी एक ही व्यक्ति को नॉमिनी जो है आपने बना सकते थे पहले का नियम में, लेकिन अब जो है आरबीआई के जो नए दिशा अनुसार है अब अपने संयुक्त खाते में एक साथ 4 नॉमिनी को जो है आप बना सकते हो, आप जो है ऐड कर सकते हो, समझ रहे हो। ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है। इतना ही नहीं, आप बैंक को ये भी तय कर सकते हो, बता सकते हो कि किस नॉमिनी को कितना % हिस्सा देना है, समझ पा रहे हो। परसेंटेज चुन सकते हो कि इस नॉमिनी को हम 10%, 20%, 50%, है ना, 100% देना चाहते हैं। ये भी दिया। आप एक नॉमिनी नहीं, आप 4 नॉमिनी, आपका इच्छा है 2 नॉमिनेट करो, 3 4, है ना, कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे इससे क्या होगा, भविष्य में किसी भी घटना के समय परिवार के पैसे जो है जो रहेंगे परिवार के लोगों के बीच में ही रह जाएगा, समझ रहे हो। ये चीज़ें होगा, पैसे लेकर जो है विवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे चुना रहेगा कि इसको इतना % देना, उसको इतना % देना। और क्या, कोर्ट कचहरी का चक्कर से बचा रहेगा। जब कोई आदमी डेथ कर जाता है उसके अकाउंट में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50,000 जितना भी संभव है पैसा रहता है, तो फिर उसको बैंक का चक्कर लगाना पड़ता है, साथ ही साथ कोर्ट का चक्कर लगाना होता है। अगर नॉमिनी ऐड नहीं, यार नॉमिनी भी मरा हुआ है तो बाद में दिक्कत हो जाता था। एक नॉमिनी ऐड किया तो उसकी डेथ हो चुकी तो यहाँ पर 4 नॉमिनी की फैसिलिटी दी गई है। अब देखिए, मैं आपको बात करता हूँ इसमें, अगर आपने अभी तक अपना नॉमिनी अपडेट नहीं किया है इसे तुरंत अपडेट करवा ले। ये बहुत ज़रूरी, चाहे आपका सेविंग नॉर्मल अकाउंट हो, चाहे आपका ज्वाइंट बैंक अकाउंट हो, चाहे आपका करंट अकाउंट हो, चाहे आपका FD हो, कुछ भी करवाए हो साथियों, समझ रहे हो। देखिए, ये पहला नियम है जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी था। दूसरा नियम में है, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि हमारा जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर है उसका केवाईसी अपडेट है, जो प्राइमरी जो मेन में अकाउंट होल्डर है उसका केवाईसी अपडेट है तो काम मेरा हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने 2 आदमी मिलकर खाता खुलाया, एक का केवाईसी अपडेट है, दूसरे का नहीं अपडेट है, समझ रहे। यहाँ नहीं कि 2 नहीं, आप 3 भी खुलवा सकते हो, 4 भी खुलवा सकते हो, 5 भी खुलवा सकते हो मिलके ज्वाइंट अकाउंट में, तो यहाँ पर है। लेकिन नए नियमों के तहत जो है ज्वाइंट बैंक अकाउंट में शामिल हर एक होल्डर का जो प्राइमरी है, जो सेकेंडरी है, समझ रहे हो, उसका केवाईसी अलग अलग अपडेट होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट आदमी का अपडेट है तो हम अपना अपडेट नहीं कराएं, आपको दिक्कत हो जाएगी। सेकेंडरी का अगर अपडेट नहीं है तो सेकेंडरी पैसा नहीं निकाल पाएगा, सेकेंडरी कुछ भी नहीं कर पाएगा उस खाते में। अगर प्राइमरी का अपडेट है, अगर सेकेंडरी का अपडेट है, प्राइमरी का नहीं अपडेट है तो भी दिक्कत है, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आपके ज्वाइंट अकाउंट में 2 लोग 3 लोग हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति का भी री-केवाईसी अगर पेंडिंग रह जाता है तो बैंक आपके खाते में डेबिट विड्रॉल ट्रांजैक्शन जो है पर रोक लगा सकता है, समझ पा रहे हो। मतलब कि आप डेबिट नहीं कर पाएंगे, विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप निकासी जिसको बोलते हो, आपके पैसा को जो है डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, जमा नहीं कर पाएंगे।
और ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी सुविधा से वंचित रह जाएंगे। समझ रहे? तो ये चीज़ें जानना होगा। ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ पूरी तरीके से। और देखिए, इसलिए सुनिश्चित करें कि ज्वाइंट बैंक अकाउंट के सभी सदस्यों का जो है पैन और आधार बैंक पूरी तरीके से अपडेटेड होना चाहिए, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी कुछ आप अपडेट रखें। उसके बाद अगला जो नियम है, तीसरा नियम, देखिए इसमें क्या है, ऑपरेटिंग मैंडेट्स, मतलब कि डिजिटल बैंकिंग राइट्स। मतलब कि इसमें क्या होगा, मतलब कि जब भी आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है, तो आपको ऑपरेटर मतलब मोड चुनना होता है, जो कि मैंडेट करना होता है। उसमें क्या होता है, आइदर और सर्वाइवर, मतलब कि पहला होता है आइदर और सर्वाइवर। ये क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे देखिए, इसमें दोनों में से कोई भी व्यक्ति जो है खाता ऑपरेट कर सकता है। ये होता है आइदर और सर्वाइवर, मतलब कि पैसा निकाल सकता है, खाता ऑपरेट कर सकता है। ये आइदर सर्वाइवर अगर आप खुलवाए हैं तो ये होगा। इसके अलावा एक है ज्वाइंट और सर्वाइवर, मतलब कि ज्वाइंट और सर्वाइवर क्या है, इसमें कोई भी लेन देन या चेक क्लियर करने के लिए सभी होल्डर को साइन की जरूरत पड़ेगी, सभी से अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी आप कोई चेक का क्लियर कर सकते हो। लेन देन चेक का क्लियर करना हो किसी भी तरह का, तो ये होता है ज्वाइंट और सर्वाइवर। मतलब ज्वाइंट मतलब साथ में सब रहोगे तभी लेन देन वगैरह हो पाएगा, चेक क्लियर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और आइदर और सर्वाइवर में कोई भी रहेगा कर लेगा। तो दो तरह का इसमें ज्वाइंट अकाउंट में चलता है। अब देखिए, आरबीआई के जो नए नियमों के तहत जो है, अब डिजिटल बैंकिंग, जो नेट बैंकिंग है, जो यूपीआई है, जो डेबिट कार्ड है, इसको एक्सेस को और पारदर्शी बनाया गया है। मतलब कि आइदर और सर्वाइवर खाते में दोनों होल्डर्स को अलग अलग डेबिट कार्ड और क्या यूपीआई एक्सेस मिलेगा, दोनों को अलग अलग डेबिट कार्ड मिलेगा, दोनों को यूपीआई एक्सेस भी मिलेगा। और लेकिन ज्वाइंटली ऑपरेटर अकाउंट में जब भी आप सभी मेंबर को डिजिटल ऑथेंटिकेशन नहीं देंगे तो ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा। समझ पा, इस बात को समझ रहे हो? मतलब ज्वाइंटली मतलब कि आपका यहाँ पे अगर ज्वाइंट रहेंगे तो दोनों का सहमति ज़रूरी होगा, तभी आप जो है यहाँ डिजिटल ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे। अगर नहीं तो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, इस बात को समझ लीजिए। और कोई भी ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा ज्वाइंट और सर्वाइवर में, लेकिन आइदर और सर्वाइवर दोनों अलग अलग कर सकते हो। समझ रहे हो? अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये आपका जो नियम है ये हो गया। चौथा नियम आपको बताते हैं इसमें क्या है। यह नियम आपको टैक्स के नोटिस से बचाएगा। ये नियम जानना बेहद जरूरी है साथियों। देखिए, ज्वाइंट अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज पर इनकम टैक्स का क्या नियम है। देखिए, इनकम टैक्स विभाग के अनुसार ज्वाइंट अकाउंट में जितना भी ब्याज आपको मिलता है, ठीक है, वह डिफॉल्ट रूप से प्राइमरी अकाउंट होल्डर जो पहला खाता धारक की कुल आय में जोड़ा जाता है। समझ रहे? इस बात को समझिएगा। मतलब कि इनकम टैक्स के जो नियम है उसमें कहता है कि ज्वाइंट अकाउंट में जितना भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, सूद मिल रहा है, मूर मिल रहा है, गांव में तो इसी तरह की बात करती है। तो देखिए, वो डिफॉल्ट रूप से क्या होता है, जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर होता है, जो मेन अकाउंट होल्डर होगा, जैसे 2 अकाउंट होल्डर है, 3 अकाउंट, 4, 5 जो भी है, उसमें एक मेन होगा। तो मेन अकाउंट होल्डर जो होगा, जो पहला खाता धारक रहेगा, जो फर्स्ट खाता धारक रहेगा, उसकी कुल आय में वो जोड़ा जाएगा। समझ पा रहे क्या? ब्याज जो मिलता है उसका। अब क्या होगा, अगर खाते में कोई बड़ा लेन देन हुआ, कोई बड़ा जमा हुआ, हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट आपने कर दिया, ज़्यादा अमाउंट का आपने जमा कर दिया, तो क्या होगा, उसकी रिपोर्टिंग भी AIS या TIS में प्राइमरी अकाउंट होल्डर के पैन कार्ड पर दिखेगी। जैसे मान लीजिए मेरा खाता है, मेरे साथ में मेरे पिता का भी खाता है, ठीक है, प्राइमरी में जो है मेरा नाम है, समझ रहे, मेरा पिता जो है सेकंड में नाम है, तो उसमें जो ब्याज मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो मेरा ही इनकम में जोड़ा जाएगा, मेरे पिता के अकाउंट में। मैं प्राइमरी हूँ, मैं फर्स्ट में हूँ। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई बड़ा ट्रांजैक्शन होता है, बड़ा लेन देन के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हम अपने खाते में ज्वाइंट अकाउंट में कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, मतलब कि जो भी उसका रिपोर्टिंग होगा, जो टैक्स का रिपोर्टिंग होगा, जो इनकम टैक्स के वेबसाइट पर, वहाँ पर AIS और TIS में प्राइमरी अकाउंट होल्डर के मेरे अकाउंट के पैन कार्ड पर वो दिखेगा कि इतना इतना का ये जो है ट्रांजैक्शन किया, इतना इसका टैक्स बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, TDS बन रहा है, सारी चीज़ें वहाँ पर मेरे पर दिखेगा। मेरे पिता के अकाउंट पर नहीं दिखेगा, मेरे पैन कार्ड पर दिखेगा, उनके पैन कार्ड पर नहीं दिखेगा। समझ में आ रही है? प्राइमरी के पैन कार्ड पर दिखेगा। और देखिए, अगर पैसा सेकेंडरी अकाउंट होल्डर का है, मान लीजिए, तो ITR फाइल करते समय जो है आपको क्लबिंग ऑफ इनकम, मतलब कि नियमों को ध्यान रखना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। ये क्या है, देखिए, ये बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पर इस तरीके से कोई नहीं बताएगा। देखिए, वरना प्राइमरी अकाउंट होल्डर को टैक्स नोटिस भी आ सकता है साथियों, इस बात को समझ लीजिए। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भी अगर सेकेंडरी का पैसा रहेगा तो वो क्लियर कर लेना है। मान लीजिए पैसा अगर सेकेंडरी अकाउंट होल्डर का है, जैसे कि मेरे पिता का है, हम प्राइमरी में हैं, हम मेन में हैं, तो वहाँ पर
क्लबिंग ऑफ इनकम के नियमों को ध्यान रखना है। सीए को बताना है कि सेकेंडरी का पैसा है, जैसे मेरे पिताजी का पैसा है, समझ रहे हो। अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे, टोटल मेरा ही अकाउंट में जुड़ गया, मेरा ही पैन कार्ड में जुड़ गया, तो हमको जो है इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अगर हम ITR वगैरह सही से फाइल नहीं कर रहे हैं तो हमको दिक्कत आ सकता है, नोटिस आ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग 2-2 खाता 3-3 को आदमी जोड़ देते हैं, तो प्राइमरी का पैसा तो प्राइमरी में ऐड होगा। और क्लबिंग ऑफ इनकम जो नियम है, जो हमने बताया अभी कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्लबिंग ऑफ इनकम, CA वगैरह को बता देना कि सेकेंडरी का पैसा है या तो थर्ड है तो उसका पैसा है ना। तो जिसका भी है वो बता देना, वो क्लियर करना, और उसी का पैन कार्ड पर जोड़ना जिसका रहेगा। एक ही को पैन कार्ड पर जोड़ दोगे, बताओगे नहीं, बैंक देगा एक ही पर जोड़ी, CA वगैरह फाइल सही से नहीं करेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। और क्या, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा मृत्यु के समय क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को बेहद आसान है इसमें। जैसे कि देखिए, पुराने समय में किसी एक खाता धारक के निधन के बाद, इसका जो एक खाता धारक अगर मृत्यु हो गया, प्राइमरी का या तो सेकेंडरी का, किसी का भी, तो निधन के बाद दूसरे पार्टनर को बैंक से पैसे निकालने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे। पुराने नियम में, पहले नियम यही होता था, कितना लोग डेट करता था तो ज्वाइंट खाता होता था, तो अगर फर्स्ट पार्टी जो प्राइमरी है अगर वो मृत्यु हो गई उसकी, तो सेकंड वाले पैसा जो है निकालने में कोर्ट का उसको बहुत चक्कर लगाना होता था, समझ रहे। लेकिन RBI के जो नए नियम के अनुसार जो है, अगर आपका ज्वाइंट खाता में आइदर और सर्वाइवर, देखो आइदर और सर्वाइवर है या फॉर्मर और सर्वाइवर है, समझ रहे हो, तो उसका विकल्प अगर चुना गया है, तो प्राइमरी अकाउंट होल्डर की मृत्यु की स्थिति में जीवित जो पार्टनर होंगे, जो सर्वाइवर होंगे, सर्वाइवर मतलब जीवित, केवल डेथ सर्टिफिकेट, उनका डेथ सर्टिफिकेट देना होगा प्राइमरी का, और बेसिक KYC जमा करके अपना KYC करेगा वो, और खाते का पूरा बैलेंस अपने नाम पर वो ट्रांसफ़र करवा सकता है, उसका KYC देना होगा, ठीक है, पुराने का भी सारा कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह, और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा, और अपना भी सारा डॉक्यूमेंट देना होगा। उसके बाद अपने अकाउंट पर वो पूरा पैसा वो ले सकता है, समझ रहे हो। तो ये खाते की जारी भी रख सकता है वो, समझ रहे हो। इसके लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, जो सेकेंडरी है वो करवा सकता है, लेकिन उसका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया आपका नियम। तो जब भी खाता खुलवाएं अगर ज्वाइंट अकाउंट, तो ये आप फॉर्मर और सर्वाइवर, या तो आइदर और सर्वाइवर, ये दोनों एक ही नाम है, ये रखें, ज्वाइंट सर्वाइवर न रखें। ये रखने से फ़ायदा है कि सेकेंड वाला पैसा जब चाहे निकाल सकता है, सेकेंड वाला जब चाहे सारे कुछ कर सकता है। गलती से ज्वाइंट सर्वाइवर नहीं रखें, ज्वाइंट सर्वाइवर दोनों का मत जाना होगा, क्लियर करना हो। ज्वाइंट सर्वाइवर कब रखें, जब जिस पर आपको भरोसा नहीं है उस कालम रखें। अब आपका खुद का बेटा है, आपका खुद का वाइफ है, खुद का पिता है, तो इसमें क्या ज़रूरत है ज्वाइंट सर्वाइवर रखने का। इसमें आइदर और सर्वाइवर रखिए, या फॉर्मर और सर्वाइवर, दोनों एक ही नाम है। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगा। छठा नियम जो है यहाँ पर क्या, चाहे आपका खाता आइदर और सर्वाइवर मोड में ही क्यों ना हो, यदि जो है आपको ज्वाइंट अकाउंट को बंद करना है, अच्छे से बहुत सारे लोग होते हैं ना, खाता क्लोज करवाना है, या भाई मान लीजिए मेरा आइदर और सर्वाइवर खाता है, ठीक है, इसको क्लोज करवाना चाहते हैं, तो किसी भी मेंबर का नाम हटाना हो या मेंबर का नाम जोड़ना हो, जैसे होता है 2 है 3 जोड़ना है, 4 जोड़ना है ना, तो यहाँ पर क्या कि 4 आदमी को ज्वाइंट करना है, या 3 आदमी को करना है, 5 आदमी को करना है ना, तो अकेले ये फैसला नहीं ले सकते। अगर 2 आदमी उसमें ऐड है, प्राइमरी है और सेकेंडरी है, जैसे मेरे पिता है, अब हम चाह रहे हैं कि अपने भाई को जोड़ दें, अपने वाइफ को जोड़ दें, है ना, तो भाई ऐसे नहीं हो सकता। सेकेंडरी को भी पूछना होगा, पिताजी को पूछना होगा कि उसको ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं, उनको बुलाना होगा ब्रांच में, वो भी साइन करेंगे तभी ऐड होगा, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर क्या, इसके लिए आपको खाते में शामिल सभी खाता धारक के लिखित हस्ताक्षर, जितने भी खाता धारक हमारे खाते में पहले से ऐड है ज्वाइंट में, सारे लोगों का लिखित जो है हस्ताक्षर करना होगा, और सहमति यानी ज्वाइंट कॉन्सेंट अनिवार्य होगी उसकी, वहाँ ब्रांच में उसको जाना होगा, तभी ऐड हो पाएगा। एक साथ 5 आदमी, 5 को आना होगा, छठा तब ऐड होगा, 7वां तब ऐड होगा, समझ रहे हो। और क्या, तो ये नियम, एक भी छूटेगा तो ऐड नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए। इसके अलावा देखिए, जो अगला है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA, जो कि ये अनिवार्य किया गया है। आप लोगों को पता होगा, साइबर फ्रॉड और डिजिटल चोरी को बढ़ते मामले को देखते हुए RBI ने ज्वाइंट डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 2FA सुरक्षा को सख्त कर दिया है। मतलब क्या, अगर ज्वाइंट अकाउंट से जुड़े नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप से कोई बड़ा जो है फंड ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, तो बैंक दोनों होल्डर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है अलर्ट और ऑथेंटिकेशन कोड भेज सकता है, समझ रहे हो। इससे ये सुनिश्चित होगा कि किसी एक मेंबर की अनगिनता में उसकी बिना जानकारी में जो है खाते का सारा पैसा गायब न हो जाए, तो दोनों के मोबाइल पर OTP भेजेगा,
समझ रहे हो। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मोबाइल बैंकिंग से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, कोई बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो, छोटा मोटा में नहीं, बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो दोनों अकाउंट होल्डर के रजिस्टर नंबर पर दोनों का मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा, ठीक है। और वहाँ पर आपको कोड भेजेगा, वो कोड जब तक आप नहीं देंगे तब तक बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये किया गया है। तो ये चीज़ें इनेबल आपको करवा लेना है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये इनेबल करवाओगे तभी ब्रांच में बोल के इनेबल करा लेना है। मोबाइल बैंकिंग में, इंटरनेट बैंकिंग में, या खुद आप ऑप्शन होगा तो खुद ऐप में आपको कर सकते हो। आजकल ऐप में रहता है, घर बैठे आप कर सकते हो, है ना। तो जो भी चीज़ें करूँ, अब देखिए अगर दोस्तों ज्वाइंट बैंक अकाउंट चलाने का मज़ा तभी आता है जब आप इन 3 बातों का ध्यान रखें। तो आज के वीडियो में ये भी मैं बता देता हूँ, ये ध्यान से समझिए। देखिए पहला है अकाउंट मोड आपको सही चुनना है। यही लोग गलती, ज्वाइंट अकाउंट खुलाना है, चल गया बिना मेरे जानकारी का। भाई देखो, अगर अपने में आप करवा रहे हो तो आपको आइदर और सर्वाइवर कराओ। अब घर के सदस्य हैं, माँ भाई बहन है, माता पिता है, बेटा बेटी है, तो आइदर और सर्वाइवर। और कोई बाहर से आदमी तो ज्वाइंट सर्वाइवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पति पत्नी है तो आइदर सर्वाइवर सबसे, पति पत्नी तो आइदर सर्वाइवर, भाई बहन है आइदर सर्वाइवर, पिता बेटा है, पिता कोई भी अपना घर का सदस्य है तो आइदर सर्वाइवर चुने तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे टैक्स की क्लियरिटी रखें। अगर जो है यहाँ पे बड़ा पैसा जमा कर रहे हो, बड़ा अमाउंट जमा कर रहे हो, तो ये स्पष्ट रखें कि पैसा किसका है, ताकि ITR भरते समय भ्रम न हो। जब बड़ा पैसा जमा कर रहे हैं, हम 2 आदमी ऐड है, 3 आदमी ऐड है, 4 आदमी, 5 आदमी है, तो पहला का पैसा है, दूसरा का पैसा है, तीसरा का है, किसका है भाई, समझ रहे हो, वो आपको क्लियर कर लेना है दोस्तों। तो RBI के जो ज्वाइंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के जो 7 नियम है, अगर ये जान लोगे तो भविष्य में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे लोग ब्रांच में जाते हैं और खाता खुलवा लेते हैं। भाई उसको पूरी तरीके से हम लोग यहाँ पर जो बताते हैं वो आपको समझना, क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट जो है अगर आप खुलवाते हो, FD खुलवाते हो, तो यहाँ पर आपको 2 या 4 जो भी इंडिविजुअल मिलकर खुलाते हो, तो यहाँ पर आपको उसमें जानकारी रखना बेहद जरूरी है। और देखिए यहाँ पे इस तरह का कोई बात नहीं है कि आपको ज्वाइंट अकाउंट खुला, सेविंग अकाउंट जैसे जो नियम है बस सेम सारा फॉलो वही होगा, सेविंग अकाउंट ही होता है, समझ रहे, वो अलग से कोई अकाउंट नहीं होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि ज्वाइंट रहता है तो उसकी सहमति जरूरत पड़ता है। अब ज्वाइंट में भी 2 तरह का जो हमने बताया, एक आइदर सर्वाइवर और एक ज्वाइंट और सर्वाइवर। ज्वाइंट और सर्वाइवर में सबकी सहमति की जरूरत है। पैसा निकाल रहे हो, चेक क्लियर कर रहे हो, समझ रहे हो, या चेक से पैसा निकाल रहे हो, चेक जमा कर, तो सहमति सबका जरूरत पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है कि आइदर सर्वाइवर में कोई भी निकाल सकता है, लेकिन खाता अगर क्लोज करवा रहे हो, आइदर सर्वाइवर भी है, तो दोनों की सहमति होगा, तीनों की सहमति होगा, चारों की सहमति होगा, जितने भी लोग हैं सब लोगों की सहमति लेना होगा। बिना सहमति का खाता क्लोज नहीं होगा। और बड़ा अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो मोबाइल बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग से, या कोई भी माध्यम से, तो ऑथेंटिकेशन कोड दोनों के मोबाइल पर, 2 आदमी हो, 3 आदमी हो, तो उसके मोबाइल पर भेजेगा। और वो कोड जब तक नहीं दोगे तब तक वो नहीं जाएगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब एक्टिवेट करोगे तब, तो ये आपको एक्टिवेट करवा लेना है। तो आज के वीडियो में इसी पर हमने बात किया है कि ज्वाइंट खाता धारक, तो आप लोगों को जानकारी था नहीं, जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जहाँ भी देख रहे हो फॉलो करें, फेसबुक पर, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें साथियों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और कमेंट करके बताइए कि आपको पता था ज्वाइंट अकाउंट में इस तरह की फैसिलिटी है, आपका कौन सा बैंक में खाता है, कहाँ से हो, ज़रूर हमें बताएं, हमें अच्छा लगेगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।